कहानी की शुरुआत होती है बोंग से, जो साउथ कोरियन प्रधानमंत्री के ऑफिशियल घर में शेफ की पोस्ट पर था। शाम के समय उसे बताया गया कि आज मेहमान बनकर वहां आने वाले अम्बेसडर को मछली की डिश से एलर्जी है, इसलिए हो सकता है कि वह टेस्टी मछली की डिश तैयार करे। यह सुनते ही बोंग तुरंत अपने काम में जुट गया। रात के समय उन्होंने खाना टेस्ट किया तो पहले वाले खाने में हुक निकला, जिससे उस पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी। पुलिस वाले पूरे महल में उसे ढूंढने लगे। 2 पुलिस वाले तो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए। बोंग को पता था कि अब उसकी खैर नहीं, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। उधर ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे थे। तभी पैर फिसलने से वह सीधा स्विमिंग पूल में जा गिरा। उसका सिर स्विमिंग पूल के फ्लोर पर टकराया और वह अचानक नीचे डूबता चला गया। तब एक सुंदर सी लड़की तैरते हुए उसके पास आई और उसके होठों पर एक चुम्मी चिपका दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब से बेड पर और उससे भी अजीब कमरे में पाया। बोंग को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वह जल्दी से एक शीशे के सामने गया। शीशा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भैया अब दीदी बन चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई सपना ही होगा। भला मैं सच में थोड़ी ना लड़की बन जाऊंगा। बोंग ने कमरे से बाहर निकलकर पता करने की कोशिश की कि माजरा क्या है। वहां उसे बहुत सारी लड़कियां मिली जो उसे देखते ही जय हो राजकुमारी की कहकर सर झुकाकर बैठ गईं। बोंग और कंफ्यूज हो गया और उसने घबराकर बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। बाहर जाकर उसने नोटिस किया कि उसका हथियार गायब हो चुका है। वह चिल्लाया कि भगवान, ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ। उसे लगा कि किसी ने उसे किडनैप करके उसका जेंडर चेंज कर दिया है, लेकिन जब उसने अपने हाथ और आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि असल में वह टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका था। अगली सुबह उसने अपनी दासी से पहचान के बारे में पूछा तो पता चला कि वह किसी तरह 19वीं सदी में पहुंच गया था। वह सोयोंग नाम की एक राजकुमारी के शरीर में था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी महाराज चेओलजोंग से होने वाली है, जिसके बाद वह रानी बन जाएगा। दासी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले वह पास के तालाब में डूब गई थी। वहां सैनिकों की नजर पड़ गई जो उसे बचाकर महल में वापस ले आए। यह सुनकर बोंग ने हिसाब लगाया कि उसकी और राजकुमारी की आत्माएं आपस में बदल गई होंगी और अब घर वापस जाने का एक ही तरीका है, वह तालाब। उसने दासी से उसे तालाब के पास ले जाने को कहा। वह तालाब में कूदकर वर्तमान समय में वापस आने की तैयारी में था, लेकिन उसका प्लान मिट्टी में मिल गया जब सीधा जाकर वह कीचड़ में गिरा। बोंग यह देखकर हताश हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसकी मुश्किल का हल पानी ही है। जहां भी उसे पानी मिलता वह जबरदस्ती खुद को उसमें डुबाने लगता, यहाँ तक कि उसने पोछे वाली बाल्टी में भी अपना मुंह दे दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। बोंग को महल के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता तो था नहीं, पर उसने दासियों की मदद से जैसे तैसे सारी रस्में पूरी की। प्रमोशन तो हुई थी उसकी, एक ही झटके में बावर्ची से सीधे रानी बन गया। फिर आया सुहागरात का समय। इस बारे में सोचकर ही बोंग के पेट में मरोड़ होने लगी, तो उसने राजा को इतनी शराब पिलाई कि वह टल्ली होकर सो गया। राजा के सोने के बाद ही बोंग ने चैन की सांस ली। अगले दिन सुबह उठने पर नौकर उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन वह उसे इतना बकवास लगा कि अच्छी खासी भूख मर जाए। उसने शाह बावर्ची के लिए मैसेज भिजवाया कि उसे रामेन नाम की एक जापानी डिश बनाकर दे। बावर्ची को ऐसा कुछ बनाना आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कुछ तैयार करके भेजा। उसने डिश को कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बोंग उसमें कमियां निकालकर वापस भेज देता। आखिरकार शेफ भी तंग आ गया और उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने गुस्से में कह दिया कि अगर रानी जी को इतना ही पता है तो खुद बना ले आकर। बोंग को भी अपनी खाना बनाने की सारी टेक्निक याद थी। वह शाही किचन में गया और एक चाकू उठा लिया। सारे नौकर आकर फटी आंखों से उसे देख रहे थे, क्योंकि बचपन से आज तक रानी ने रसोई में कदम तक नहीं रखा था। सब डरे हुए थे कि आज यह सब्जियों के साथ अपनी उंगली ही निकाल डाले, लेकिन बोंग ने बहुत तेजी से सब्जियों को छीलना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ एकदम परफेक्ट और सही साइज में काटा और आखिरकार लजीज रामेन तैयार कर दी। वह अपने कमरे में जाकर मजे से अपना बनाया खाना खाने लगा, लेकिन उधर किचन में शेफ को बोंग की काबिलियत से जलन होने लगी। उसने बाकी सबसे कहा कि यह खाना सिर्फ दिखने में अच्छा है, स्वाद इसका एकदम टट्टी होगा। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने बर्तन में बचा कुचा खाना टेस्ट किया। वह इतना स्वाद था कि उसके हाथ से चम्मच ही छूट गई। इसके बाद बोंग को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अपनी खाना बनाने की काबिलियत से वह साहिबा का दिल जीत सकता है। अगर उसने महारानी को अपने खाने से खुश कर दिया तो वह तालाब को फिर से पानी से भरने के लिए मान जाएगी। वह तुरंत किचन में गया, लेकिन शाही बावर्ची एक बार फिर से अपनी धौंस जमाने लगा। इस बार बोंग चिढ़ गया और उसने शेफ को खाना बनाने के मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बोंग के बार बार उकसाने पर आखिरकार वह भी मान गया। नौकर के घंटी बजाते ही मुकाबला शुरू हो गया। बावर्ची ने अपना चाकू उठाया और तेजी से गाजर काटने लगा, लेकिन रानी के हाथ उससे भी तेज थे और उसने पलक झपकते ही खीरा काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद बोंग की डिश तैयार हो गई और उसने बावर्ची से पहले घंटी भी बजा दी। वैसे हमारी रानी साहिबा मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन बावर्ची चिढ़कर कहने लगा कि चलो माना स्पीड भी जरूरी है, लेकिन असली बात तो स्वाद की है। बावर्ची ने एक्सपर्ट से दोनों के खाने को चक्कर बताने के लिए कहा कि कौन सा बेहतर है। एक्सपर्ट को रानी की बनाई डिश बेहद पसंद आई और बोंग जीत गया।
इसके बाद किचन का पूरा कंट्रोल बॉन्ग के हाथ में आ गया। उसने महारानी के खाने के तरीके को ध्यान से देखकर समझा कि वह चबा चबा कर खाती थी, क्योंकि हाल ही में उनके दांत में दर्द रहने लगा था। बॉन्ग ने फैसला किया कि वह महारानी के लिए नर्म खाना बनाएगा। उसने बड़ी मेहनत से आलू और दूध की एक डिश बनाई और उसे कुछ फूलों से सजाकर खूबसूरत बना दिया। वह बहुत खुश होकर खुद ही महारानी के लिए खाना लेकर गया, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में वह थोड़ा ठंडा हो गया था और प्लेट में फैलने की वजह से प्रेजेंटेशन भी खराब हो गई थी। यह देखकर बॉन्ग उदास हो गया और महल वापस जाते समय उसके दिमाग में खाना परोसने का एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने एक कपड़े की सिलाई की और कुछ कारीगरों से कहकर खाना पहुंचाने के लिए एक स्पेशल कैरेज बनवाया। वह हर तरफ से ढका हुआ था, जिससे खाना गर्म ही रहता था। वह हर रोज एक से बढ़कर एक डिश बनाता और नौकरों के हाथ महारानी के पास भिजवा देता। महारानी भी गर्मागर्म खाना मजे से खा जाती थी। सब कुछ बॉन्ग के हिसाब से बढ़िया चल रहा था। कुछ दिन बाद राजा ने एक दावत रखी जहां पूरे देश से मंत्री आने वाले थे। बदकिस्मती से उसी दिन सारे रसोइये बीमार पड़ गए और रसोई में नौकरों की कमी हो गई। जब बॉन्ग को पता चला तो उसने रसोइयों की मदद करने का फैसला किया। वह भेष बदलकर रसोई तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिर्फ बंदों की नहीं बल्कि सब्जियों की भी कमी है। अब कोई और चॉइस तो थी नहीं। उसने दिमाग लगाया और सोचा कि इन लोगों ने चिप्स तो कभी खाए नहीं होंगे। उसने आलू की पतली पतली स्लाइस काटकर एक स्टिक पर लगाई और उन्हें डीप फ्राई कर दिया। मेहमान चिप्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि वे तो शाही खाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन चिप्स के मुंह में जाते ही सब बॉन्ग के दीवाने हो गए। अगली डिश बॉन्ग के लिए और भी मुश्किल थी, क्योंकि रसोई में मीट नहीं था। उसने वेजिटेबल बर्गर बनाया और साइड में टमाटर रख दिया। अपनी इस नई डिश को उसने नाम दिया मैकडोनाल्ड, जिसे हम सस्ता मैकडोनाल्ड भी कह सकते हैं। यह भी सबको इतना बढ़िया लगा कि सारे मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। एंड में बॉन्ग ने एक शाही डेजर्ट बनाया, पर कुल्फी की डंडी पर उसने कुछ लिख दिया और कह दिया कि यह खाने वाले को उसका भविष्य बताएगी। सभी में वह कुल्फी खाकर अपना भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। इस तरह उसने दावत को बर्बाद होने से बचा लिया। महारानी उसकी काबिलियत और सूझबूझ से बहुत खुश हुई और उन्होंने बॉन्ग से अपना इनाम मांगने को कहा। बिना वक्त गवाए बॉन्ग ने तालाब को फिर से पानी से भरने की मांग की और रानी ने उसकी बात मानकर नौकरों को काम पर लगा दिया। लेकिन 19वीं सदी में इस काम को करने के लिए कोई मशीन तो थी नहीं। नौकर दूर के कुएं से बाल्टियां भरकर तालाब में डाल रहे थे।